नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों, कैसे हो आप लोग। भाई बिहार में चुनाव खत्म हो गए। आज के वीडियो में दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली बात, बिहार के चुनाव के वो पहलू जिस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात, ओवैसी ओवैसी की पार्टी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, वोट कटवा कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके इतिहास के साथ बात करेंगे कि ओवैसी की पार्टी AIMM आजकल देश में क्या कर रही है और वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार चुनाव के दो चीज़ों के बारे में। पहली बात है कि ओवैसी की पार्टी ने उसमें 5 सीट ली। इस बारे में तो सब बात कर रहे हैं कि ओवैसी ने 5 सीट ली, मुस्लिम मतदाता उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान देने वाली और कई सारी बातें हैं। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। दूसरी बात उसमें छोटी वाली पहले जो है कि कम्युनिस्ट पार्टियां लगभग 3 से 4% के आसपास उनको वोट मिला है। एग्जैक्ट फिगर में ढूंढ नहीं पाया, मैंने प्रयास किया था, लेकिन वो लोग 16 सीट ले गए हैं बिहार में। बिहार में 16 सीट कम्युनिस्ट पार्टियों को जाना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्टों को हम देख रहे हैं कि कम से कम इलेक्शन की राजनीति से कम्युनिस्ट पार्टियां बाहर होती जा रही थी, लेकिन ये उनकी वापसी है एक तरह से। तो जैसे ही हालात सुधरने लगते हैं, लोग दोबारा कम्युनिस्टों को वोट देने लग जाते हैं। जब हालात खराब हो जाएंगे फिर दोबारा बीजेपी को वोट दे देंगे। ये बड़ी खतरनाक एक टेंडेंसी है। दूसरी बात, हम बात करते हैं ओवैसी की, जो कि बिहार चुनाव में हमने देखा है सिर्फ मतलब 1.5% के आसपास वोट लेके बंदे को 5 सीट मिल गई है, जबकि इसके उल्टा पासवान को करीबन 6% वोट मिला है और उसको सिर्फ 1 सीट मिली है। इससे क्या पता चल रहा है कि एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वोट, कि जहां पर जीत पक्की है वहां पर लोग ओवैसी की पार्टी को वोट दे रहे हैं। यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जहां से कोई ना कोई मुस्लिम ही जीतना है, वहां से लोग तथा कथित रूप से सेकुलर, रोज झंडे लेके घूमने वाले, ढोल बजाने वाले सेकुलरिज्म के कांग्रेस और लालू तक को, जिन्होंने अपना झंडा भी हरा भी बना रखा है, उनको भी वोट नहीं दे रहे। और सीधा जब सामने एक मुस्लिम पार्टी आ गई है तो लोग उसी को वोट दे रहे हैं। और बात सिर्फ यहाँ की खत्म नहीं हो रही है। अब ओवैसी की पार्टी के पूरे फ्लो पे आ जाते हैं। तो ओवैसी की पार्टी आप देखोगे, लोग उसे कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी जहां हार रही होती है ओवैसी को भेज देते हैं, ओवैसी जाके ऑपोजिशन के वोट काट देता है और जीत जाते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इतनी आसान भी चीज नहीं है। आप देखिए ओवैसी की पार्टी आज के डेट में है क्या। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा इलेक्शन में वहां भी करीबन 1.25% के आसपास उनको वोट मिला और वो 2 विधानसभा सीट वहां से निकाल ले गए। अब ये आप समझो कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इवन हैदराबाद में, तेलंगाना में उनके पास 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम है। यानी कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट की जीत पक्की है वहां उनको वोट दिया जा रहा है, और बाकी जगहों पर जो सेकुलर पार्टियां हैं तथाकथित रूप से, जो कि असल में सेकुलर बिल्कुल नहीं है, तो उनको वोट दिया जाता है। भाजपा के खिलाफ तो जा ही रहा है लगभग सारा वोट। तो मैं वैसे दलगत राजनीति में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं नहीं घुसना चाहता उसमें, लेकिन मैं सभ्यता के और राष्ट्र की तरफ से देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर राजनीतिक दलों को और जनता को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से चीज़ें पलटी जा रही है। ओवैसी की पार्टी को हल्के में क्यों ना लें। भाई साहब आप ये देखिए ना, महाराष्ट्र में 2 विधायक उनके पास हैं, तेलंगाना में 7 विधायक उनके पास हैं, अब यहाँ पर बिहार में उनके पास आ गए हैं 5 विधायक। यूपी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, दिल्ली चुनाव में भी उन्होंने भाग लिया था, इतना ज़्यादा बुरा नहीं रहा। तो आप एक देखिए कि एक राष्ट्रीय स्तर की मुस्लिम पार्टी खड़ी हो रही है चुनाव में। काफ़ी साल पहले मैंने ये पढ़ा था कहीं पर कि जब सारी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम के वोटों के पीछे लगी हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम पार्टी जरूर खड़ी होगी जो कहेगी कि डायरेक्टली इन दलालों को देने के बजाय आप हमें दो, सीधा मुस्लिम पार्टी को दो। मुस्लिम होने का ढोंग करने वाली कांग्रेस को या लालू की पार्टी को, कहीं मुलायम को क्यों देना वोट, जब सीधा एक कांग्रेस सीधा एक मुस्लिम पार्टी खड़ी हो रही है, तो उसी को क्यों ना वोट दिया जाए। ये चीज़ अब घर कर रही है। नकली सेकुलर लोगों को अब वैसे भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी जितनी संभावनाएं कम दिख रही हैं, तो डायरेक्टली सीधा एक मुस्लिम पार्टी को वोट दिया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी की बात करें और थोड़ा उसके परिवार की जिहादी इतिहास की बात करें, तो MIM पार्टी यानी मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाली पार्टी का गठन 1926-27 में किया गया था हैदराबाद में, यानी हैदराबाद स्टेट में, जो उस टाइम का हैदराबाद स्टेट था, निज़ाम के अंडर में ये लोग तथाकथित रूप से एक राजनीतिक पार्टी थी, लेकिन साथ के साथ इन्होंने अपना जिहादी सेना उसी टाइम बना ली थी। उसके बाद
जब देश आज़ाद हुआ था तो इन पर बैन लगा दिया गया था इनकी रजाकारों वाली हरकतों के कारण, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और उस 1957 में फिर दोबारा से इसी पार्टी को AIMIM यानी ऑल इंडिया आगे जोड़ के MIM पार्टी बना दिया गया 1957 में, और तब से ये लगातार चुनाव लड़ रही हैं एक प्रजातांत्रिक देश में, जबकि इन्होंने लाखों की सेना बना के उसी देश की सेना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। और 1984 से लगातार हैदराबाद की सीट पर इनका कब्जा भी है ना। हैरानी की बात, कहने को यहाँ प्रजातंत्र है लेकिन देश के विरुद्ध सेना बना के लड़ने वाले भी पार्टी बनाकर चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में आ जाती है कांग्रेस के बाद। आसान नहीं है चीज़ें। अब इनके इतिहास की बात करें तो ओवैसी के जो पूर्वज थे उस समय के, शायद परदादा पढ़ते होंगे, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में तो अंग्रेज़ों ने सभी राजाओं को, उस समय के जो राजा थे उनको अधिकार दे दिया था कि वो अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या फिर अपना अलग देश बना सकते हैं, जो उनकी मर्जी। उसमें कहीं भी ये प्रावधान नहीं था कि जनता वोटिंग करेगी या जनता से कोई राय ली जाएगी कि उनको भारत पाकिस्तान में मिलना या अलग रहना। ये सिर्फ राजा का फैसला था। तो ज़्यादातर लोग तो अपनी लोकेशन के हिसाब से या तो पाकिस्तान में मिल गए थे या भारत में मिल गए थे, लेकिन 2-4 लोग थे जिन्होंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, जैसे जूनागढ़ का नवाब था, कश्मीर के महाराजा थे, और हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद के निज़ाम की बात करें तो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उसकी गिनती होती थी। बड़ा कंजूस आदमी था। ये भी सुना जाता है कि आम के भी पैसे नहीं देता था वो, इतना ज़्यादा। मैंने कहीं पे स्टोरी पढ़ी थी, अभी पूरी ध्यान नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा अमीर आदमी होने के बावजूद ये हाल था उसका। तो उन लोगों ने फैसला किया कि भाई हम भारत में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो मुस्लिम नवाब थे। हालांकि प्रजा ज़्यादातर हिंदू थी, प्रजा वहाँ पर पूरी तरह से हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन उसके बावजूद भी निज़ाम का फैसला था कि हम भारत में नहीं मिलने वाले। पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाउंड्रीज कहीं नहीं मिलती यार, बड़ा दिक्कत थी। इधर जो आजकल पाकिस्तान है वो काफ़ी दूर है, जो ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, वो भी काफ़ी दूर पड़ता था। तो पहले उन्होंने उस तरफ ट्राई मारी, हाथ पैर मारे, बात कुछ बनी नहीं। अपना अलग से भी बनाने की सोची, क्योंकि इनका एरिया छोटा नहीं था, आप मैप में देख सकते हैं, एरिया ठीक ठाक था। भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी कि अगर ये अलग देश भी बन जाता, पाकिस्तान बनता, तब तो बहुत बड़ा खतरा था ही भारत पे। ऐसे हो जाता है पूरा 3 तरफ से हमला होने की सिचुएशन बन जाती। लेकिन अगर ये अलग देश भी बनता तो भारत का जो और दक्षिण का हिस्सा था, आज के समय के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वगैरह, ये सब तो भारत से कटने जैसा हो जाता। जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में परेशान हो रखे हैं कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जहाँ चिकन नेक कहा जाता, छोटा सा हिस्सा वहां जाने के लिए, ऐसा यार यहाँ पे हो जाता। तो किसी भी तरह से फिजिबल नहीं था कि भारत के बीचों बीच ऐसा एक अलग देश बन के खड़ा हो जाए। लेकिन भैया ऐसा तो चलता नहीं, जिहाद भी करना था। तो जिहाद के लिए निज़ाम ने अपने वसीम रिजवी, जो कि MIM वाले थे उस टाइम पे, इनको बोल दिया कि भाई तुम जाओ और अपनी सेना बढ़ाओ। सेना हालांकि इन्होंने पहले से ही बनाई हुई थी, लेकिन उसको बढ़ा के उन्होंने जल्दी 1 लाख, और फिर आखिरकार भारत की सेना के पहुंचने तक 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में इन्होंने अपनी जिहादियों की सेना तैयार कर ली थी। और जहाँ जहाँ हिंदू लोग आवाज़ उठा रहे थे भारत में मिलने के लिए, इवन कम्युनिस्ट लोग निज़ाम के रूल को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे अलग से, और तीसरा कुछ मुस्लिम लोग भी थे जो कि भारत में मिलने का या पाकिस्तान में मिलने का पक्ष रख रहे थे, उन सबको इन्होंने पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। जिस भी गांव में आवाज़ उठती थी, सारी फौज वहां जाकर हमला कर देती थी, और लोगों को मारना, लूटना, औरतों का रेप करना, ये तो इनकी फेवरेट हॉबी जैसा, इसको तो ये अपराध तो मानते ही नहीं, ये तो इनकी हॉबी है। तो उस समय इन्होंने बहुत मचाया, बहुत गड़बड़ करी, चारों तरफ बिल्कुल हिंदुओं को परेशान कर दिया। हमारे नेहरू जी तो थे ही आलसी नंबर 1, कुछ फैसला तो ले नहीं पाते थे, बहुत दिन तक लटकाए रखा मामला। लेकिन फिर सरदार पटेल ने थोड़ी सी जोर लगाया, आखिरकार भारत ने सेना भेजी वहाँ पर अक्टूबर में जाके। और भाई साहब इतने बहादुर लोग हैं ये, आप सोच के देखिए, 2 से 2.25 लाख की जिहादी सेना थी रजाकारों की। भारत ने कितनी सेना भेजी? सिर्फ 35,000। 35,000 की भारत की सेना, दूसरी तरफ रजाकारों की 2.25 लाख के आसपास सेना। और आप सोचो युद्ध कितने टाइम चला होगा? सिर्फ 5 दिन। 5 दिन में इन्होंने सरेंडर भी कर दिया। इतनी बड़ी सेना थी इनकी। इतने बहादुर लोग हैं जो कहते हैं ना 15 मिनट दे दो हमें, 15 मिनट दे दो भैया, पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही वैसी है, इनके ही पूर्वज थे। 5 दिन के अंदर अंदर सरेंडर भी मार दिया। और उस युद्ध में कितने लोग मारे गए थे? भारतीय सेना के 35 सैनिक मारे गए थे। भाई साहब बड़ा गंभीर युद्ध था, और इनके 2,500 से ज्यादा। 15 मिनट में ये कहते हैं हम
एक के बदले 5 हिंदुओं को मार के खत्म कर देंगे अगर पुलिस हटा दी जाए तो। और जब असल में सिचुएशन ये आई थी, दोनों तरफ हथियार लेकर सेना खड़ी थी, तो रजाकारों ने ये कारनामा किया था। भौंकना बहुत आसान होता है, करना अलग बात होती है। वैसे इस टॉपिक में है ना, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा हट रहा हूँ टॉपिक से। मेरा एक है ना सचमुच एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं जैसे कि हमने सारागढ़ी का युद्ध देखा, वहां पर 21 सिख सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में उस समय, वो 10 या 13 हजार अफगानों के सामने खड़े हो जाते हैं और मरते दम तक, आखिरी सांस तक वो लोग लड़ते रहते हैं लेकिन हार नहीं मानते। ऐसे इंडियन आर्मी के हमने कई एग्जांपल देखे हैं। मेजर शैतान सिंह का सबसे बड़ा एग्जांपल सामने लिया जाता है कि चीनियों के सामने आखिरी आदमी तक, आखिरी गोली तक लड़ते रहे हैं। गोलियां खत्म होगी तो बंदूक से खंजर निकाल के उससे मारने लगे लोगों को, अपने ऊपर बम बांध के टैंकों के नीचे कूद गए। ये सब एग्जांपल हमने बहुत सुने हैं। लेकिन 1400 साल से इस्लामिक सेनाएं दुनिया में लड़ रही हैं, या इस्लामिक जिहादी सेना कहना सही है, क्योंकि हम मुस्लिम और जिहादी में फर्क करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि चलो उस डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा। तो 1400 साल के इतिहास में ऐसी कितनी लड़ाइयां हुई हैं जहां पर मुस्लिम सेनाओं ने ऐसे मतलब आखिरी आदमी तक लड़ाई लड़ी है कि एक भी सैनिक वापस नहीं आया, सब लड़ते लड़ते वहीं शहीद हो गए। अफगानिस्तान का एक एग्जांपल मुझे याद है, जहां अभी तालिबान से अफगानिस्तान का एक सैनिक शायद 2 दिन तक अकेला लड़ता रहा था, जबकि उसके सारे साथी मारे गए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल पता है ना तो मुझे जरूर बताना, मैं जानना जरूर चाहूंगा। जो ये 15 मिनट का भाषण देने वाले लोग हैं, इनमें सच में कितना दम है? क्या जब असल में लड़ाई की सिचुएशन आती है, 5 आदमी 10 आदमी घेर के एक आदमी को मार दे, वो बहादुरी नहीं होती? जब ये 5-10 और सामने 50-100 हैं, तब कितनी बहादुरी आती है, वो मैं एग्जाम्पल चाहूंगा आप लोग मुझे बताएं। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें सरेंडर कर दिया, उसके बाद जो रिजवी था उसको करीबन 10 साल के आसपास भारत ने जेल में डाल दिया था। इनके पार्टी पर बैन लगा दिया गया था और उसको फिर जेल में से छोड़ा गया था इस शर्त पर कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान चला जाएगा भारत छोड़ के। और जी बहादुरी और लड़ाई वाले जज्बे वाले भाई साहब फटाफट सीधे पाकिस्तान छटक गए और वहां पे उनको उनकी नागरिकता दे दी गई। तो ये शायद पहले से कुछ राजनीतिक आपस में सेटलमेंट हुई होगी, जो भी है, खैर वो अपने इंटरेस्ट की बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि एक पार्टी जिसने कि खुले तौर पर 2-2.25 लाख की सेना बनाकर भारत की सेना से युद्ध लड़ा, उसके बाद भारत के मतलब आप ये लगाइए कि लाखों नहीं तो हजारों हिंदुओं को तो जरूर मारा उस समय पे इन्होंने, उसके बाद भी आज का इतिहास कहीं नहीं बदला है। पता नहीं लोगों में ये वहम कहाँ से आता है कि वो पुराने जमाने की बात होगी, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। भाई वो सब तो हो रहा है। अभी आपने देखा बल्लभगढ़ में एक जिहादी ने एक हिंदू लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उससे शादी करने से मना कर दिया मजहब बदल के, मतलब हिंदू से मुस्लिम बनने को तैयार नहीं थे तो गोली मार दी। और ये कोई एक घटना नहीं है, लगातार लड़कियां मारी जा रही हैं, लोगों को भी मारा जा रहा है। आप ये बताइए ना, इसके बावजूद भी वो कौन लोग हैं जो इनको भी वोट दे रहे हैं? सिर्फ जिहादी तो नहीं देते, जिहादी देते हैं मेनली, मान लिया उनको ज्यादा देते, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे एक बार किसी ने ट्विटर पे शेयर किया था कि मेरा पड़ोसी AIMIM को दे के आया वोट क्योंकि उनका उम्मीदवार बाकी सब उम्मीदवारों से ज्यादा पढ़ा लिखा था, सिर्फ इस कारण से। भाई आपकी कुछ भी बात हो सकती है, आपकी राजनीतिक समझ कुछ भी हो सकती है, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। आपका वोट जो है वो आपकी अपनी समझ है, ये आपको सोचना आपको किसको वोट देना और ये आपका फैसला है। लेकिन क्या आप देश के और समाज के अपने तो सोच लो। लोग कहते हो अफगानिस्तान तक तुम भारत का हिस्सा कहते हो, तो पुराने जमाने की बातें होगी, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, पुराने जमाने की बातें होगी, आज की बात करो। अरे मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, आपके घर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दिल्ली में अभी दंगों में सरेआम लोगों को मार दिया गया और आप कह रहे हो पिछले जमाने की बातें, फिर भी ऐसे लोगों को वोट दिए जा रहे हो। ऐसी पार्टी को तो राजनीति में होने का हक नहीं होना चाहिए। इन लोगों को तो शर्म से मतलब पाकिस्तान तो चले जाना चाहिए था, अलग देश बनवाया इन्होंने, बेशर्मी से यहाँ टिके भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वोट दिए जा रहे हैं, इनको इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। कहाँ है सरकार? भाई साहब सरकार तो बाद में काम करेगी, पहले हमारे आपके जैसे लोगों को इस पे आवाज उठानी पड़ेगी, तभी आगे कुछ हो सकता है। आप कुछ भी बहाने लगा लो, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुछ भी कर लो। रिजवी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा था, आज भी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको कि
पाकिस्तान बनाने का जिम्मेदार समझा जाता है, जो कि खुश होकर नाचते हुए कहते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया है। आज भी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है और उसमें दलित लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाता, चाहे कितने नारे लगा लें जय भीम के, वहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये अपील करूँगा, आप अपनी आँख कान खुले रखिए, अंधे मत हो जाइए। सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, सब कुछ करना है, काम भी करना है, लेकिन आप क्योंकि एक वोटर हैं, आप एक वोटर हैं, ये बात मत भूलिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप वोटर नहीं होते तो मैं आपको कहने बिल्कुल नहीं आता, आप जो चाहे करो फिर, आप एक लेकिन वोटर हो, ये सब जानना आपका जिम्मेदारी है। मुझे आशा है आप लोग आगे से ज़्यादा जागरूक रहेंगे, हमारे भी प्रयास आपके साथ रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपस में बात करके ही तो हम सीखेंगे सब। कुछ गलत लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे वो भी बताइए, बात करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। फिर मिलते रहेंगे दोस्तों, नमस्कार।